हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके गणित वाला में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे कैलकुलस बोलते हैं। और कैलकुलस का कौन से चैप्टर की बात करेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लोहे के चने चबाने की तरह होता है। ठीक है ना? तो हम अपने इस वीडियो में आज फॉर्मूलों और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन पहले इन 6 की बात करते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग सारे लिखेंगे। अब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसीलिए जो फॉर्मूले हम लोग वहां पढ़ते थे, उस फॉर्मूले को रिवर्स करके ही लिखा हुआ है यहां। जैसे साइन एक्स, साइन का लिखा है माइनस कॉस, जबकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस साइन, इसलिए माइनस यहां लगा दिया कॉस में। इसके अलावा टेन का क्या होता था? टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स। तो ये वहां पे हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे, वो सारे के सारे फॉर्मूले रिवर्स फॉर्म में यूज होंगे। और फॉर्मूले की अगर नीड है तो वो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर जहां से स्टार्ट है उसके नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं सारे फॉर्मूले। उस बुक में 13 फॉर्मूले दिए हुए हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं और जो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। उसके बाद अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट वो एक्सरसाइज जब चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज होता है, मेथड चेंज होता है, तब यूज होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होते ही हैं। ठीक है? तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की बात करना है। बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। ठीक है ना? एंटी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो अब हमें ये एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसकी बात करनी है। तो अब अगर इसकी बात करें तो हम सोचे तो इस साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता होगा? साइन 2x, या भी साइन की बात करें, किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर या डिफरेंशिएशन करने पर साइन आता है? तो हमें पता है कि अगर हम डी बाई डी एक्स करें, किसका? कॉस का, तो आता है साइन। कॉस का करने पर आता है साइन, लेकिन साइन आता है नेगेटिव। उसके अलावा डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या होता है? ये कॉस का होता है साइन, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 2x का भी किया जाता है। तो 2x का होता है 2 मल्टीप्लाई में ये। ठीक है ना? ये होता है। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब साइन 2x किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने से आया होगा।
या फिर किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमें sin 2x मिला होगा, उसकी बात कर रहा है। तो क्या होगा, यहां हमने क्या देखा कि sin 2x हमें किसके डेरिवेटिव से मिला है, cos 2x के। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, इस नेगेटिव और 2 को हमें यहां पे डालना पड़ेगा, इज -1/2 cos 2x। ये होगा आंसर, ठीक है ना। जब भी एंटी डेरिवेटिव पूछेगा तो हमें यह देखना है कि क्वेश्चन क्या है, और यह सोचना है कि वो जो क्वेश्चन में फंक्शन लिखा है वो फंक्शन कौन सा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर हमें मिला होगा। जैसे इसकी बात कर रहा है तो sin 2x का डेरिवेटिव कैसे आया होगा, cos का डेरिवेटिव करने से आया होगा sin 2x, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। फिर से भाई हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, cos 3x का। तो अब हमें फिर से सोचना है क्या, कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर cos आता है। तो अगर हम फॉर्मूला याद करें तो क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है, सॉरी cos करें, sin का डेरिवेटिव होता है cos, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट डी बाई डी एक्स साइन 3x क्या होगा, cos 3x, और इसका क्या आएगा 3, ये। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि cos 3x इक्वल टू 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x। तो आंसर क्या आएगा, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3। हम लोग इसको यहां से उठा के यहां भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, is 1/3 sin 3x, ठीक है ना। हमें उसका ओरिजिनल फंक्शन ढूंढना है, जिसका भी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें बस यही सोचना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बस। हमारा थर्ड क्वेश्चन है e⁻²x। हमें e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि कौन सा फंक्शन है वो, मतलब हमें उस फंक्शन को फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव करने पर ये आएगा। फिर भाई अब हमें तो पता ही है कि e⁻x का डेरिवेटिव करने पर सेम आता है, चेंज नहीं होता है कुछ। तो डी बाई डी एक्स e⁻²x इक्वल टू 2 e⁻²x। इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, इस वाले 2 को यहां डाल देंगे, 1/2 e⁻²x इक्वल टू e⁻²x। इससे क्या पता चला कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज, क्या होगा e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव, ये डी बाई डी एक्स के साथ जो लिखा है वो आंसर है, इज 1/2 e⁻²x। ये है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन क्या है, ax + b का होल स्क्वायर। फिर से कि कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव करने पर ये आएगा। तो क्या होगा, अब जबकि पावर वाली बात होती है तो पावर वाले में क्या होता है, किसका डेरिवेटिव करने पर ये आया होगा। तो डेरिवेटिव होता है, अगर 3 पावर होती है तो उसको डेरिवेटिव करने पर वो 2 पावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या है, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ax + b पावर क्या आएगी 3 क्यों आएगी, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव करने पर, मतलब x की, अगर इसको हम x देखें तो x³ का डेरिवेटिव करने पर ही स्क्वायर आता है। तो क्या आएगा 3
ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि पावर 3 आगे आई और पावर में एक माइनस हुआ तो 2 बचा। इसके बाद इसका फिर से डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से होगा तो क्या होगा, इस x का 1 होगा तो a बचेगा और b हमारा कांस्टेंट है इसलिए 0 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये आएगा। तो फिर से वही dy dx क्या आएगा, ax प्लस b होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू a, यानी कि 3a। ये आएगा, ठीक है ना। तो क्या पता चला, क्या लिखना है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब डिवाइड बाई 3a। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, चल रहा है। इंटीग्रेशन क्या है, बहुत आसान है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत आसानी से काम होता है। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे वो सिंगल आ रहे थे, सारे के सारे, मतलब एक ही फंक्शन आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, यानी कि दो फंक्शन को माइनस करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया। तो हम दोनों का सेपरेट सेपरेट करेंगे। क्या, पहले हम इसकी बात करेंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या, कौन सा फंक्शन है इसके डेरिवेटिव करने पर साइन आता है, कॉस। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x क्या होता है, माइनस साइन 2x, और इस 2x का 2, ये होता है। अगर इसको हम लोग ठीक से लिखें तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये आएगा साइन 2x 1। दूसरा, अब डी बाई डी एक्स किसका चाहिए, e की पावर 3x का, e की पावर 3x। e की पावर 3x को लिख दिया क्योंकि e वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए सीधे इसको यूज किया। इसका क्या आएगा, 3e टू द पावर 3x। अब नेक्स्ट में डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3, ये आएगा e की पावर 3x। अब क्या करना है, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो अब इन दोनों पार्ट को हमें ऐड करना है। मतलब ऐड करने का मतलब अकॉर्डिंग टू देयर साइन प्रेजेंट इन द क्वेश्चन में जो साइन प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन 2x 4e की पावर 3x इज क्या है, पहले इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव करने के पहले कैसा था, दिखता था ऐसा। तो ये आएगा माइनस कॉस 2x 2। इसके बाद इसका डेरिवेटिव करने के पहले कैसा दिखता था, ये 4 e की पावर 3x की जगह पे ये 4/3, ये आएगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गए हमारे एंटी डेरिवेटिव वाले। ये बुक में क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, ताकि हम लोग अपने ये समझ सकें कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल का मीनिंग क्या है।
हम जो फॉर्मूले डेरिवेटिव में पढ़ते थे उन फॉर्मूलों को ही हमें याद रखना है, बट रिवर्स फॉर्म में यूज करना है। और हम ये क्वेश्चन देख के ये याद कर पाए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता था, या किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर ये आता था, या किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर साइन आता था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर e⁻3x आता था। वो सारी चीजें रिकॉल कर पाए। तो नए कुछ फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद है तो वो इनफ है। हाँ, लेकिन जो स्पेशल फॉर्मूले आएंगे इंटीग्रेशन में आगे जाके, वो जरूर तुम्हें आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए अब ओरिजिनल क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये तो एंटी डेरिवेटिव हो गया, लेकिन अब हम क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रल की। क्या? फाइंड द इंटीग्रल, या फाइंड द इंटीग्रेशन, या इवेलुएट, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, या फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दिए उनका इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अब वो थोड़ी सी ट्रिक याद रखेंगे। क्या याद रखना है कि अब देखो इसमें क्या है कि ये अलग है, ये अलग है। अब इसको क्या करना है, या तो तुम आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो फॉर्मूले देख के, नहीं तो इसको अलग अलग कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा? डायरेक्ट ऐसे होगा। क्या? कांस्टेंट साइड में e⁻3x dx का मल्टीप्लाई तो dx प्लस इसमें क्या है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू dx, या फिर सिर्फ dx, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन, तो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल्स का मतलब होता है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो e का डेरिवेटिव e ही होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो जो क्वेश्चन e वाला है, क्योंकि तो जो क्वेश्चन है वही आएगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। वहां पर हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे चेन रूल में, तो जो भी कोएफिशिएंट होता था, अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या करते हैं, e⁻x और 3x का 3 मल्टीप्लाई में आता। लेकिन ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। यानी कि वहां अगर मल्टीप्लाई करते थे तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट का, तो डिवाइड बाई 3 ऐसा, ठीक है ना। e की पावर का इंटीग्रेशन e⁻x और 3x में आएगा 3, लेकिन 3 क्या क्या करते थे, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम डेरिवेटिव तो नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड जस्ट अपोजिट, वहां पे जो करते थे उसका अपोजिट होगा। प्लस यहां पर हमें याद करना है क्या, कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पर 1 आता था। तो 1 किसका आता था, अगर x लिखा होता था, इसलिए यहां पर आएगा x, और प्लस सी किस लिए, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, तो यहां पर हम लोग +0 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करने पे 0 आता है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव को रिवर्स करेंगे तो कौन सा नंबर था वो हम मालूम नहीं कर सकते, इसलिए उस नंबर, क्योंकि वो नंबर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए सी यूज करते हैं। सी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, RBTRARY कांस्टेंट, ये बोलते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है सी की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट जुड़ा है। सी का मतलब कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। हाँ, अब क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, मतलब x का मतलब x² दिख रहा है,
वेरिएबल x दिख रहा है, ठीक है ना। तो वेरिएबल x दिख रहा है तो अब हमारे हमने जो इतने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसमें x की पावर n, n का मतलब कोई कांस्टेंट होता है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है 2, ठीक है ना। तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि x की पावर n के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, हमें उसको बनाना पड़ेगा ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले देखे हैं वो x की पावर n यानी कि वो जो होता था वो न्यूमरेटर में होता था और वो सिंगल वेरिएबल होता था। यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा, 1 में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा 1, ठीक है ना। तो अब क्या है कि दो फंक्शन एक साथ लिखे हैं, तो अब इंटीग्रेशन करना है तो फिर वही इसको अलग कर दो। हम चाहे तो ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 को लिखना ना लिखना वो हमारे पर डिपेंड करता है। अब फिर से एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे बना होगा, जब एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, -1 का हमने बोला था x प्लस सी क्यों, प्लस सी हमेशा हर क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है ना। हाँ, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं बढ़ते, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको सेपरेट करें, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, मतलब कंपलसरी नहीं है कि हम इसको सेपरेट करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर का आएगा एक्स क्यूब बाई 3 -1 का आएगा x प्लस सी, आएगा वही, बस इससे क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगा। अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, सब कुछ आता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि ये स्टेप हम लिखें। ये क्वेश्चन है, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर से वही, हमें फॉर्मूला याद है तो हम उसके हिसाब से करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर में 1 ऐड हुआ और वही चीज नीचे आई, ये फॉर्मूला है, प्लस बी में 1 ऐड हुआ और वही पावर नीचे आई, प्लस सी के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो 1 का क्या हमने बताया, 1 का होता है x प्लस, अब हमने क्या बताया था अभी तक, कांस्टेंट में प्लस सी यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर सी आ गया है तो हम कुछ और यूज करेंगे, कांस्टेंट डी मान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स क्यूब बाई 3 बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस डी, डी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट। तो अब फिर से वही, अब इसमें x की पावर n और e की पावर x दो फंक्शन है, तो अब दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे रिस्पेक्टिव प्लेस पे, रिस्पेक्टिव प्लेस का मतलब जो जहां लिखा है उसके जगह पे यूज करना पड़ेगा। तो अब 2x स्क्वायर का मतलब फिर से वही, x की पावर n क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई n+1, यहाँ पर e की पावर x में नो चेंज प्लस c, यह आएगा 2x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ये आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसको अगर हम देखें तो क्या है कि अब ये होल स्क्वायर लिखा है, तो अब यहाँ पे दोनों में वेरिएबल ही है, तो ऐसा कोई मेथड हमने पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक, इसलिए अब इसको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने को सीखो। कैसे करेंगे, देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a b कैंसल, ये आएगा कैंटिंग dx, क्या आएगा, इंटीग्रेशन, ये आएगा x, ये आएगा 1/x, ये आएगा -2 dx। अब x का इंटीग्रेशन
1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1 बाई एक्स है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर 1 बाई में एक्स की पावर 1 दिख रही है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि -1 और +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा और डिवाइड में भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा करेंगे तो ये डिवाइड में 0 बन जाएगा। तो जब 1 बाई एक्स का फॉर्म आता है, यानी कि डिनोमिनेटर में पावर 1 आती है एक्स की, या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 आती है, तो वहां पर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग, और उसके साथ मॉड्यूलस लगता है, ये वाला मॉड्यूलस सिर्फ इसलिए ये, ठीक है ना। ये है फाइनल आंसर, इसको नहीं लिखना, ये समझाने के लिए था। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, थोड़ा सा और आगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डिवाइड में दिया है, यानी कि रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। तो फिर वही, अब क्योंकि हर जगह x दिख रहा है, यानी कि x की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन x की पावर n सेपरेट होना चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, या फिर कोई भी नंबर चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेट कर देते हैं तीनों टर्म के साथ। सेपरेट करेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये कैंसल, ये पूरा कैंसल, क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस, अब ये 1 मतलब 4 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि x की पावर n जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है, जबकि ये डिनोमिनेटर में है, तो यहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। ये क्या होगा, x, x का मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 5 है, तो 5 के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 5x माइनस इसका क्या होगा, 4x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x -4, ये नेगेटिव बनाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, ये आएगा x की पावर -1, x की पावर -1 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, x प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, इसलिए नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को अगर देखें तो फिर से इसमें न्यूमरेटर में भी x दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी x दिख रहा है, बट न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन टाइप है और डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन टाइप है। ये यहाँ पर पावर 3 है, तो जनरली पावर 3 वाला जो होता है वो क्लास 9 में हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, यानी कि x की वैल्यू कुछ अपने मन से चूज करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं कि 0 किस वैल्यू को रखने पर 0 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट फैक्टर हो जाता है, तो हम पहले चेक करते हैं फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रेशन x -1, यहां से अगर एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा x -1 प्लस, अब देखो यहाँ पे x -1 है, यहाँ भी x -1 है, यानी कि बन गया काम, x -1, यहाँ ब्रैकेट, क्या आएगा, x -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x -1 dx, कैंसल, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब कैसे आएगा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 1 का होगा x और जो कांस्टेंट नहीं है उसके लिए c, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट।
ये है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो x की पावर n भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, और यहाँ पर रूट एक्स, रूट को अगर हटाएंगे तो आएगा x की पावर हाफ। ठीक है ना, यानी कि दो जगह पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और एक जगह साइन का फॉर्मूला लगेगा। चलो ट्राई करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5x की पावर हाफ, ये आएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं फिर से वही डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या था, 2 इसका है 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3। साइन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब किसका डेरिवेटिव करने पर साइन आता था, किसका आता था, कॉस, तो आएगा माइनस कॉस प्लस 5 हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये आएगा 2 की पावर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस नीचे आएगा 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये है हमारा 18 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखें तो देखो सेक और टेन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है सेक और टेन का वो क्या है, सेपरेट सेपरेट है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स एक साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स तो नहीं पढ़ा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ऐसा पढ़ा हुआ है। अब और यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, सब कुछ मतलब सिंपल वाला ही पढ़ा हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई कर लो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। क्यों, क्योंकि कौन सा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर आता है, टेन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, वही है, यहां पर आएगा सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया फाइनल। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी से होगा। हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों एक साथ आ गए हैं, जबकि हमने फॉर्मूले जो पढ़े हैं वो सेपरेट सेपरेट पढ़े हैं, तो इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। क्या, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक करते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर। लेकिन अब हम फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश करें तो क्या है कि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कहीं, टेन एक्स का भी नहीं है पढ़ा है अभी तक, और टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ही नहीं। किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब इस टेन स्क्वायर से क्या हम सेक या कॉस, इस टेन स्क्वायर को हम सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वो पढ़ा था, और कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। उन तीनों में से कौन सी यूज होगी, सेकंड वाली। तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना, कहीं भी आपको टेन स्क्वायर या कॉट स्क्वायर दिखेगा तो उसको हमें सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी उसके यूज से। अब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन करने से आता था, टेन, आएगा टेन एक्स, और 1 का क्या होता है, एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया।
हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या है, साइन और कॉस दिया है लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है, ठीक है ना। तो फिर से भाई हम इसको डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस कहां लिखा है, डिनोमिनेटर में, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स 2 माइनस, यहां पे साइन की पावर 1 है और कॉस की पावर 2 है, तो एक कॉस को साइन के साथ लेंगे, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और एक कॉस रह गया डिनोमिनेटर में, तो कॉस का जब अपोजिट करेंगे न्यूमरेटर में जाएंगे तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसलिए tan x इंटू सेक एक्स जाएगा। फिर से भाई इंटीग्रेशन कर लेते, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो 2 tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स और प्लस सी लगाना ही लगाना है, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए पहले एक्सरसाइज के। अब उसमें लास्ट में 2 एमसीक्यू है, उसकी बात भी कर लेते हैं, और उसके एमसीक्यू लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल एमसीक्यू में आ रहे हैं 2-3 साल से बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो किया तो वही काम करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल या फिर यानी कि क्वेश्चन जो दिया है हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। रूट है तो पावर हाफ करनी पड़ेगी, और यहां पे डिवाइड में इसलिए न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा इसको, ये इसकी पावर, इसका मतलब पावर हाफ और इसका मतलब पावर हाफ, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ, ये लिखा। अब फॉर्मूला फिर से वही, क्या फॉर्मूला है, पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे लिखी जाएगी, प्लस फिर से पावर में एक ऐड होगा और वही पावर डिवाइड में आएगी, और प्लस सी, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करते तो आएगा 3/2, नीचे भी आएगा 3/2, 3/2 रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है इसलिए 2/3, प्लस यहां पर आएगा 1/2 रिवर्स होगा, यहां पर भी आएगा 1/2, एक्स के पावर 1/2 प्लस सी, कौन सा मैच कर रहा है हमारा, 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये वाला थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट के 2-3 साल से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू में, उसकी बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, अगर d/dx ऑफ fx, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे fx का तो आएगा ये, और क्या गिवन है, अगर हम fx में x की जगह पर 2 रखते हैं तो सॉल्व करने पर 0 आ रहा है, ये बोल रहा है। तो fx क्या था, यानी कि वो फंक्शन क्या था, ये हमें बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे d/dx लिखा है ना, यानी कि जो सबसे पहले 1 से 5 तक क्या पढ़ा था हमने, कि जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या था, वो जो क्वेश्चन लिखा है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये पूछ रहा था। तो यहां पे वही है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, ये बोल रहा है, यानी कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ dx लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, इस dx से ये dx कैंसिल और इस डिफरेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बचा, fx, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इंटीग्रेशन करने के लिए इसका तो हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करते हैं, ये आएगा 4x³ -3x की पावर -4 dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका क्या आएगा, 4x की पावर 4/4, 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 + 1 ऊपर आएगा 4, वही 4 आएगा डिवाइड में, ठीक, माइनस इसमें क्या आएगा, -4 + 1,
यानी क्या आएगा -3, तो डिनोमिनेटर में भी 3 आएगा और ऊपर भी -3 आएगा, यहां तो 3 था ही, +c, ये है। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ये आया। अब इसको मैच करें तो क्या है, ये वाला पोर्शन मैच कर रहा है, ये दोनों। लेकिन अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा ए वाला आंसर है कि सी वाला आंसर है। ये दोनों तो आंसर नहीं है, बी और डी। क्यों? क्योंकि x पावर 4 पहले है, ठीक है ना। तो अब क्या था, कहां पे जाएंगे, ये x की वैल्यू 2 रखने पर एफ एक्स 0 हो रहा है, 2 रखने पर 2 रखेंगे तो आएगा 2 की पावर 4, ये आएगा 2³ ये c, और f2 की वैल्यू क्या है 0। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, c इक्वल टू ये आएगा -16 प्लस 1/8, यानी कि -129/8। इसको हम यहां पर पुट करेंगे, सी नेगेटिव आया यानी कि ये वाला आंसर। तो बच्चों आज हमने इंटीग्रेशन का पास्ट एक्सरसाइज सॉल्व की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए, कैसे यूज होगा, कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी डिस्कस किया। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन उसकी बात करूंगा। और ये जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का बैकबोन है, इसके बिना कोई भी फॉर्मूला नहीं बन सकता, जितने भी फॉर्मूले बने हैं इसकी यूज से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है अगली वाली, इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो उसका वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।